नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम अंकित भाटी सर की जो बुक थी उसमें जो है साइंस देख रहे थे। वर्तमान में क्या देख रहे थे, तो साइंस देख रहे थे। इसमें मैंने कल जो है 4 टॉपिक कराए थे फिजिक्स के। आज भी हम 4 टॉपिक करेंगे फिजिक्स के। ठीक, देखिए हम थोड़ा करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, यानी लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास हम डेली कंप्लीट करेंगे। और देखिए मैंने 1200 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के करा दिए और 1500 क्वेश्चन पॉलिटी के करा दिए। आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग ना देखे होंगे प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। ठीक, तो देखते हैं आज हम जो है शुरुआत करेंगे तो साइंस की फिजिक्स से करेंगे। देखिए पहले हम साइंस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो है जियोग्राफी या कोई दूसरी सब्जेक्ट उठाएंगे। तो देखिए इसमें 5वां चैप्टर क्या है, तो ध्वनि है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो सभी को पता है कि इस्पात, यानी जो इस्पात है जिसे हम मारे, जैसे मतलब लोहा या इस्पात, इसमें सबसे तेज ध्वनि जो है गति करती है। अगला, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश ध्वनि में तेज यात्रा करता है। यानी ध्वनि में जो है प्रकाश तेज यात्रा करता है। कितना करता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। आपने सुना होगा ये चीज़, कब हाई स्कूल 9th या 10th में पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन दिया होगा कि पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की आवाज़ों में अंतर इसलिए होता है, मतलब कौन जिम्मेदार होता है अंतर में। तो देखिए उसमें जो मतलब जिम्मेदार होता है वो घोष तंत्री होता है। कौन सा, घोष तंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक ध्वनियाँ सहन कर सकता है, तो वो जो है 80 डेसिबल तक सहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो स्वर या पिच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को कहा जाता है एकॉस्टिक्स। क्या कहा जाता है, अकाउस्टिक या एकॉस्टिक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत बाद में सुनाई देती है, या क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी प्रकाश इस स्पीड में चलता है। और ध्वनि का कैसे चलता है, तो 332 मीटर पर सेकंड। तो बताइए सबसे ज़्यादा किसकी होगी, प्रकाश की होगी। इसीलिए जब मतलब बिजली चमकती है आकाश में तो सबसे पहले हमारे शरीर पे क्या पड़ता है, तो उसकी रोशनी सबसे पहले हमें दिखाई देगी और ध्वनि जो है बाद में सुनाई देती है। समझ आया कि नहीं, यही रीज़न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है। समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी जो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। तो ये है चमगादड़। कौन सा, चमगादड़। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के माध्यम ये यात्रा नहीं कर सकती, यानी ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती, तो ये ध्वनि जो है किस में, तो निर्वात में यात्रा नहीं करती। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। तो मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है वो 20 किलो, मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। यानी 20 हर्ट्ज से, ये हर्ट्ज का साइन है, और कितना है, तो 20 किलो हर्ट्ज तक है। समझ कि नहीं, यानी देखिए हर्ट्ज किसकी मात्रक है, तो आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी की जो है मात्रक, फ्रीक्वेंसी का मापक क्या है, तो हर्ट्ज पहली, मतलब पहला जो चैप्टर था इसमें उसमें दिया हुआ था। अगला, जब किसी वस्तु को चाल की ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह क्या है, यह सुपरसोनिक चाल है। क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप सुने होंगे। अगला, हवा में ध्वनि की गति कितनी है। तो देखिए मैंने अभी बताया 332 मीटर पर सेकंड है हवा में गति। अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है। तो ये होती है 1498 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करता है। तो देखिए ठोस में करेगा, जैसे लोहा ठोस होता मारेंगे। देखिए कभी भी आप देखेंगे तो जब ट्रेन जो आती है ना, 10 किलोमीटर अगर ट्रेन दूर होगी या 5 किलोमीटर दूर होगी तो आप देखेंगे कि उसकी ध्वनि जो है पटरी पे पहले ही सुनाई देगी आपको। कभी आप मोबाइल लगा के देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी ठोस में वो बहुत तेज़ गति करती है। अगला, ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो कौन सी इसमें विशेषता हर्ट्ज में मापते हैं, तो ध्वनि की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई वस्तु 10 दोलन पर सेकंड करती है तो इसकी आवृत्ति किलोहर्ट्ज किसके बराबर होता है। तो ये होता है 0.01 के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है। तो ये कौन सा है, बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है। तो इसकी इकाई है उपरोक्त सभी, यानी बेल है, डेसिबल है, फोन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे और प्रकाश
बैंगनी मतलब पराबैंगनी तरंगे तथा आवृत तरंगे शामिल हैं, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें चुंबकीय तरंगे हो जाएगा। ठीक, चुंबकीय तरंगों में दृश्य तरंगे, एक्स तरंगे, गामा, रेडियो, सूक्ष्म शादी हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आज आपकी बार आरओ में भी आया था। देखिए मैं बताता चल रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 19 नंबर जो है इसमें क्या दिया हुआ है। तो 20 नंबर जो हमारा है, तो 20 नंबर में क्या दिया हुआ क्वेश्चन को ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है, यानी किसे जाना जाता है? तो अवरक्त किरणें जो हैं उन्हें ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्त काल से विभाजन के तुल्य है, तो ये क्या हो जाएगा? तरंग वेग, यानी तरंग वेग के तुल्य है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो ये गुण है तरंग दैर्ध्य। कौन सा है? तरंग दैर्ध्य है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को कहा जाता है, तो कौन सी? कंपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपन। अगला क्वेश्चन, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ये होती हैं अपराबैंगनी एवं अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या हमारा, तो अगला टॉपिक है तरंग। क्या है? तरंग। देखिए तरंग, अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए दो तरंग क्रमागत तरंगों या सरंगों के बीच क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है, तो देखिए ये कहलाती है तरंग दैर्ध्य। क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। अगला है कि वह दर जिस पर कोई तरंग पानी में चलती है और नॉट में मापी जाती है कहलाती है, तो ये कहलाती है तरंग गति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं, तो ये है गामा तरंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे क्या कहलाती, तो देखिए रडार में जो प्रयुक्त होती है ना वो माइक्रो होती। कौन सी? माइक्रो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है, तो इसमें से जो दीप्ति है वो ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया कि एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है, तो ये किसके बीच में होता है? ये VHF रेंज के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, तो इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा चुंबकीय विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के 7 क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति के वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है, तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकिरण लगभग 3000 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 किलोहर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 यमन से 100 किलोमीटर तक की तरंगदैर्ध्य वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? रेडियो तरंग। तो देखिए 2 टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा विद्युत है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक, लगभग 40-50 के आसपास होंगे। सॉरी दोस्तों, देखिए गले में थोड़ा खराश है ना, तो उससे है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे मैं सही कर लूँगा। अभी दवा लूँगा जल्दी ही, थोड़ा गांव जाऊँगा तो। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है, तो इसकी आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज। क्या होती है? 0 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर। अगला क्वेश्चन है ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो ये धारा वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है स्विच बंद होने पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा किस अधातु में विद्युत प्रवाहित होता है, तो कौन सी अधातु? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है, तो कौन सी है? ये चांदी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ और क्या दिया हुआ है, जो परिपथ से होकर प्रभावित होने वाली धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टा की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है, तो ये है फ्यूज। क्या है? फ्यूज। अगला क्वेश्चन है उस सहजता की माप जिस पर एक विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी पदार्थ से होकर गुजरती है क्या कहलाता है,
प्रवाहकत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, जब एक अधिभार या लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का एक वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है लघु परिपथ भंजक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का उपयोग नहीं करता है? तो ये कौन सा है? विद्युत बल्ब है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिपथ में विद्युत धारा में कमी करने के लिए निम्न को किया जाता है। तो क्या किया जाता है? एक प्रतिरोधक को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस निम्न के रूप में जानी जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है, यानी जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले के समीप निर्मित होते हैं। तो क्या होता है? धनात्मक सिरे। अगला है, जब विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित हो रही होती है तो तार से होकर गति करने वाला कण क्या कहलाता है? ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है? तो विभवांतर बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरों में भू संपर्कन घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो क्या प्रदान किया जाता है? बिजली के झटके। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? तो कौन सा है? आसुत जल है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक डिवाइस निम्न है। ये कौन सा है? विद्युत जनरेटर। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया भी था। अगला क्वेश्चन, लघु परिवर्तन के समय विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो कि 1 ओम 1 वोल्ट और किसके मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो देखिए, वो 1 ओम जो होता है वो 1 मीटर और एमीटर के बराबर होता है। ठीक, आई आर आपने सुना होगा ना, सॉरी देखिए, ओम प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आई आर, आपने ये चीज़ सुना होगा। तो देखिए, आई जो होगा मतलब अगर ओम निकालना है, सॉरी वी अपान आई होगा। क्या होगा? वी अपान आई। समझा कि नहीं? वी इक्वल टू आई आर होता है, वी इक्वल टू आई आर। हाँ, ये सही है। तो यही फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक, देखिए 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे। अगला, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को मुख्य रूप से किसमें यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि जो पीछे का पेज है ना वो थोड़ा हल्का है, इसीलिए है। ठीक, क्योंकि बुक सही है, मतलब जो वो किया हूँ देख लीजिए, साफ दिख रहा है, लेकिन कई बार देखा तो उसी तरह से आ रहा था पीछे, क्योंकि पीछे जो लिखा गया है वो थोड़ा मतलब हल्का है, इसीलिए है ऐसा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। इसमें लिखा कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये कौन सा उपकरण है? विद्युत जनरेटर है। देखिए, इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, रेड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम बनाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है एक कूलाम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्विच। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि वह युक्त जो एक परिपथ में विद्युत की उपस्थिति की जांच कर सके, वो कौन सा हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री में 5 एक विद्युत है, 30 सेकंड में विकसित ऊष्मा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अपवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का परिणाम है। तो ये क्या हो जाएगा? गतिशीलता है। क्या है? गतिशीलता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कूलाम का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। तो ये कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? ये हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो ये माइकल फैराडे ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेग कितना है। तो इनका आवेग है 0। अगला है कि किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की स्थापना की एवं उसे नाम दिया। तो ये कौन थे? ये आंद्रे मैरी एम्पेयर थे। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम कहता है कि। तो देखिए, ओम का नियम क्या कहता है? विद्युत धारा वोल्टेज, मैंने बताना I/R, V = I/R, ये चीज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सॉरी, I = V/R। क्यों? क्योंकि R बराबर होता है IR, सॉरी V, ये फार्मूला है, V = IR होता है। तो क्यों, हाँ यही होता है शायद, तो उसी से ये जो है बनेगा। ठीक, आप देख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि इस समय मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ यही मतलब लग रहा है मुझे।
देख लीजिएगा। अगला है भौतिक का कौन सा नियम कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व के मान से कम होकर 1/4 रह जाता है जब उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाती है। तो ये कौन सा होता है? कूलाम का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि घरेलू परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग निम्न के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? तो करंट के आधार पर। अगला है विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रवाह का आधारित है? तो ये फ्यूज। कौन सा है? फ्यूज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉन चालकता कहा जाता है और यह क्या होता है? तो तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत शेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा दर्शाती है। तो ये क्या दर्शाती है? ऋणात्मक टर्मिनल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा समझ के द्वारा किए गए प्रयुक्त की श्रृंखला है। तो यानी इसमें यहाँ पे क्या भरा जाएगा वो बता रहा है। तो देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे तब। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैराडे और हेनली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक परंतु ताप का चालक है? तो इसमें कौन सा पदार्थ है? अभ्रक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो देखिए सर्वोत्तम चालक क्या है? समुद्री जल है। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला सूत्र क्या है? तो देखते हैं इसमें कौन सा सूत्र है। तो देखिए ये सूत्र है, एम्पियर ओम V = IR, यही है। ठीक, डी है। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी, 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तो धारा क्या होता है? तो धारा होती है, धारा आधी हो जाती। क्या हो जाती? धारा जो है आधी हो जाती। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी? तो परिपथ टूट जाने पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? तो जब विद्युत दाब में अंतर आता है, यानी जो विद्युत दाब होता है उसमें अंतर आएगा तब इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाह करेंगे। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसमें इतने क्वेश्चन थे, हम कर चुके। अगला और हमारा लास्ट टॉपिक है चुंबक। देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइसनर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह बिंदु जहाँ एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है वो क्या कहलाता है? तो शून्य विक्षेप स्थिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जाता रहा है निम्न है। तो ये क्या है? दिशा संबंधी गुण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की ओर निर्दिष्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, यानी उत्तर। अगला है, विद्युत चुंबकों का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक निम्न में से बने होते हैं। तो ये बने होते हैं मृदु लोहा से। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक चुंबक है? तो ये चुंबक है चुंबकीय पत्थर। देखिए यहाँ थोड़ा ब्लैक है, मैंने बताया ना, पीछे की जो छपाई है ना बुक की वो आ जाती है इसके मतलब वो करते समय। अगला है, चुंबकत्व का पक्का परीक्षण है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते। देखिए क्वेश्चन पूरा देखते हैं। चुंबकत्व का परीक्षण तो प्रतिकर्षण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूँ, जैसे दो चुंबक हैं, ठीक, ये दोनों अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तब चिपकेंगे, लेकिन अगर ये नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है तो नहीं चिपकेंगे, मतलब एक दूसरे पर घर्षण करेंगे। तो जो मतलब वो बनाया जाता है, मतलब आप देखे होंगे कि बुलेट ट्रेन जो होती है, मतलब जो बहुत स्पीड में चलती हैं, चुंबक से चलती हैं। कुछ ट्रेनें जो है चाइना में हैं, वो किस पे? चुंबक किया जाता है। देखिए मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक, यहाँ पे नॉर्थ है उसका पोल। अब देखिए यहाँ पे भी मान लीजिए ट्रेन है और ट्रेन का ये कौन सा है? इसमें कौन से पोल लगे? नॉर्थ। तो जब ये दूसरे के पास में आएंगे तो क्या होगा? ये मतलब जो है घर्षण करेंगे, करते नहीं, आप देखो मिलाओगे तो आगे पीछे हो जाएंगे। तो उसी के आधार पे, उस सिद्धांत के आधार पे ये क्या होती है? ट्रेन आगे बढ़ती रहती है और मतलब बहुत स्पीड से चलती है। और यही आपको लगेगा इसमें जॉइंट है, लेकिन जॉइंट नहीं, ऊपर सरकती रहती है ट्रेन, समझे कि नहीं? तो यही चीज़ होता है। तो ये मतलब ध्यान आ गया इसीलिए बता दिया। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना क्या कहलाता है? तो ये जीमाइन प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक परिनालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को जब ऐसे टुकड़े की कुंडली के भीतर रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार उन्हें चुंबक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं विद्युत चुंबक।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि एक चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय सूक्ष्मग्राहिता x=-1 तो सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता गामा और गामा नहीं, मतलब इसे म्यू कहते हैं, म्यू और चुंबकीय पदार्थ का प्रकार है, तो क्या है, 0 और चुंबकीय मतलब प्रति चुंबकीय। अगला क्वेश्चन, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक समान रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करे, तो ये कौन सा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने की प्रभाव को आप क्या कहते हैं, तो ये क्या कहेंगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या कहेंगे, तो जीवन प्रभाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें देखिए 20 क्वेश्चन है तो 15 ये हो ही गए हैं, 5 और बचे हैं। अगला, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों तथा उनके स्रोतों, आवेशों और धारा घनत्व सहित समीकरणों के एक निकाय को समीकरणों के रूप में जाना जाता है, तो ये क्या कहते हैं, मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन दिया है कि मिल्टन के तेल के बूंद प्रयोग में तेल की बूंद को ऐसे बलों के अधीन रखा गया था जिनकी प्रकृति क्या थी, तो स्थिर चुंबकीय की श्रेणी में नहीं आती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। देखिए ये दोनों नहीं होंगे, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा ये होती है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की एवं उसे नाम दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, आंद्रे मैरी एम्पेयर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा दिखाती है, तो ये है बीच की उंगली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारे जो है 8 टॉपिक फिजिक्स के कंप्लीट होते हैं, लगभग 400 क्वेश्चन के आसपास हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक, तो अब देखिए इसमें एक मतलब वीडियो बनेगी, फिर हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी, इसमें 3-4 टॉपिक होंगे, हम देख लेंगे। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायोलॉजी। देखिए सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जो शॉर्ट डालता हूँ देखते रहिए, वहाँ से आपका रिवीजन होता रहेगा। बाकी जो है आप कम्युनिटी पोस्ट पे जो मतलब क्वेश्चन करता हूँ टाइप, वो भी देखते रहिए, वहाँ से भी आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक, तो ये इस तरह पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।